नमस्कार दोस्तों, अरविंदम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको रेलवे की बड़ी भर्ती आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। दोस्तों, मैंने आज ये सब्जेक्ट इसलिए चुना है क्योंकि विद्यार्थियों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं इस भर्ती को लेकर, और इन सवालों के जवाब के लिए मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको इस आरआरबी एनटीपीसी में कौन कौन से पद सर्जित किए गए हैं, कौन कौन से पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कितने बोर्डों से आप अप्लाई कर सकते हो, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके साथ में अपन बात करेंगे सिलेबस क्या रहेगा और आपको इन पदों के लिए कितनी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, कौन कौन सी एग्ज़ाम आपको देनी है। इसके साथ में अपन बात करेंगे यहाँ पर कि कितने पदों के लिए तो कितने बोर्डों से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके अपन इन सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पर कितने पदों की ये भर्ती है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये 35,277 हैं वो जो आपकी रिक्तियाँ हैं, 35,277 रिक्तियाँ हैं आरआरबी एनटीपीसी में। तो ये क्या रिक्तियाँ एक ही पद के लिए हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं दोस्तों। यहाँ पर 35,277 जो रिक्तियाँ हैं वो कुल मिलाकर 13 पदों के लिए हैं। कितने पदों के लिए हैं? 13 पदों के लिए। इसमें से कुछ रिक्तियाँ तो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं, और कुछ रिक्तियाँ हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं स्टूडेंट उनके लिए हैं। तो इनके लिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि क्या क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से पद हैं, उम्र कितनी होनी चाहिए और कहां कहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कितने फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 35,277 जो रिक्तियां हैं वो इन पदों के लिए हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिए हैं। इन पदों के लिए ये टोटल रिक्तियाँ हैं 35,277। अब इनमें से कुछ पद तो वो हैं जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और कुछ पद वो हैं जो ग्रेजुएट स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है। तो पहले बात करते हैं कौन से पद हैं जिनके लिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और क्या वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जो 5 पहले पद लिखे हैं मैंने वो पद हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और इनके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो रखी गई है 12th या इसके इक्विवेलेंट। और 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो एज क्राइटेरिया है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए वो है 18 से 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष, और आयु की गणना होगी वो होगी 1/7/2019 के अकॉर्डिंग। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 18 से 30 वर्ष तक का कोई भी विद्यार्थी है वो अप्लाई कर सकता है अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट हैं उनके लिए, और आयु की गणना होगी वो 1/7/2019 के अकॉर्डिंग होगी। इसमें भी जो विद्यार्थी जिनका आरक्षण है, चाहे वो ओबीसी से हो, SC ST से हो, उनके अकॉर्डिंग आयु में छूट ले सकता है। जैसे आपको पता है ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है, तो वहां पर 18 से 33 वर्ष तक का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। उसी प्रकार से रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहां पर आयु में छूट ले सकता है। इसके बाद में देखो बात करते हैं दोस्तों, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन कौन से पद हैं। तो उनके लिए देखो यहाँ पर 6 से 13 जो पद हैं वो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल ये आता है कि क्या सर मैं इन पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ क्या, यदि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है? बिल्कुल, आप इन पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपने 12th तो पहले से ही कर रखा है। तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होगा उनके लिए टोटल कुल मिलाकर कितने पद हैं? 13 पद हैं। वो इनके लिए भी अप्लाई कर सकता है तो इनके लिए भी कर सकता है। अब यहां पर क्या मिनिमम मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया रखा है क्या? नहीं, ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो क्या होना चाहिए? कम से कम पास हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एज क्राइटेरिया क्या रखा है? तो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो दोस्तों है 18 से 33 वर्ष, और यहां इसके लिए भी अपन कहें कि आयु की गणना होगी वो 1/7/2019 के आधार पे होगी।
रिजर्वेशन के आधार पर यहाँ पर भी छूट ले सकता है। जैसे पहले मैंने बताया कि ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलता है, तो 18 से 36 तक का अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की थी मैंने वो। अब इनकी एग्जाम किस तरीके से होगी, कि किस किस प्रकार से एग्जाम होगी, क्या जो, क्योंकि मन में सवाल ये आता है क्या सभी पोस्टों के लिए टाइपिंग होगी या कोई अलग अलग से एग्जाम होगा या कैसे होगा। तो दोस्तों देखो, चाहे आप लोग 12th वाले हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हैं, इन सब पोस्टों के लिए एक एग्जाम सबसे पहले होगी, वो होगी CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा पहला, वो सबके लिए कॉमन होगा। आप जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होगा वो इनके लिए अप्लाई कर रहा है 5 पोस्टों के लिए, तो 5 पोस्टों के लिए उसका CBT 1 एग्जाम लगेगा। और जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो यदि 13 पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका भी CBT 1 एग्जाम कॉमन ही लगेगा सब पोस्टों के लिए। तो इसके आधार पे अपन कह सकते हैं दोस्तों, देखो CBT फर्स्ट है वो क्या है, सभी पोस्टों के लिए क्या है, कॉमन है। लेवल जो होगा वो समान रहेगा, क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो भी समान रहेगा। यहां पर जब CBT 1 में क्वालिफाई कर जाता है या पास कर देता है स्टूडेंट, तो उसके बाद में क्या एग्जाम होगा या सीधा सीधा उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी दोस्तों। तो बात करते हैं देखो CBT 1 में पास करने की। तो CBT 1 में जितनी भी पोस्टें हैं, जैसे अपन ने कहा कि रिक्तियां हैं टोटल कितनी, 35,277, इनकी लगभग 20 गुना, मतलब कितने गुना स्टूडेंट पास करेगा, 20 गुना स्टूडेंट पास करेगा। कम या ज्यादा वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। तो 20 गुना यदि पास कर देता है CBT 1 में, उसके बाद में क्या होने वाला है, तो उसके बाद में CBT 2 होने वाला है दोस्तों। क्या होने वाला है, CBT 2, मतलब एक और एग्जाम होगा, CBT 2 होगा। और वो एग्जाम क्या सबके लिए कॉमन रहेगा, तो इसका जवाब मैं देता हूं दोस्तों, नहीं, सबके लिए कॉमन नहीं रहेगा, वो लेवल के अकॉर्डिंग होगा। लेवल, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि ये लेवल क्या है। तो दोस्तों देखो, इन पोस्टों को भी लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जैसे मैं कहूं कि यहां पर ये जो पोस्टें हैं पहली 4 वो लेवल 2 की हैं, लेवल 2 की पोस्टें हैं। इसका मतलब ये है कि ये लेवल 2 की पोस्टें हैं। इसके बाद में यदि मैं 5वीं पोस्ट की बात करूं तो ये कौन सी है, लेवल 3 की है। तो दोस्तों जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होगा 1 जो क्वालिफाई कर लेगा उसके लिए CBT 2 होना है। और CBT 2 क्या होगा, क्या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 5 पोस्टों के लिए एक होगा, नहीं दोस्तों, उसको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे CBT 2 के। कौन से, पहली जो एग्जाम होगी लेवल 2 के लिए वो एक होगी सभी के लिए, मतलब लेवल 2 जितना भी है, ये पोस्ट भी लेवल 2 की है, ये पोस्ट भी लेवल 2 की है, ये पोस्ट भी लेवल 2 की है और ये पोस्ट भी लेवल 2 की है। तो इनके लिए तो एक एग्जाम होगा। और दूसरा एग्जाम लेवल 3 का, मतलब लेवल के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को CBT 2 देना पड़ेगा, एक तो लेवल 2 के लिए, लेवल 2 के लिए, और एक लेवल 3 के लिए, यदि वो लेवल 3 वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई करता है तो दोस्तों यहां पर मन में आपके ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 एग्जाम होने का मतलब क्या हुआ, वो तो 12th पास स्टूडेंट है, क्या लेवल अलग होगा क्या। तो दोस्तों बिल्कुल, यहां पर 2 एग्जाम करवाने का मकसद यही है कि दोनों ही एग्जाम में CBT 2 जो 2 एग्जाम हो रहे हैं लेवल 2 के लिए और लेवल 3 के लिए, इनमें क्या होगा, क्वेश्चनों का लेवल अलग अलग होगा। 2 के क्वेश्चनों का लेवल अलग होगा तो 3 के क्वेश्चनों का लेवल अलग होगा। सीधी सी बात है, यदि आप यहां पर विज्ञप्ति पढ़ते हैं तो विज्ञप्ति में यदि आप पे स्केल पढ़ते हैं, 2 का पे स्केल अलग है लेवल 2 का, और लेवल 3 का पे स्केल अलग है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, सैलरी ज्यादा देगा तो हो सकता है कि वो लेवल भी क्वेश्चनों का अधिक देगा। तो अपन यहां से पहचान सकते हैं कि लेवल 2 के जो भी CBT 2 होगा उसका लेवल क्या होगा, क्वेश्चनों का थोड़ा सा हल्का होगा, लेकिन लेवल 3 में थोड़ा सा अपग्रेड कर देगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। ये तो रहा CBT 2 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। अब जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, क्या उनका भी लेवल के अकॉर्डिंग CBT 2 होगा क्या, बिल्कुल। यदि वो लेवल 2 वाली पोस्टों के लिए अप्लाई किया है तो एक CBT 2 तो ये हो गया, लेवल 3 वाली के लिए अप्लाई किया तो एक CBT 2 ये हो गया। अब लेवल 4 की कौन कौन सी पोस्टें हैं, तो दोस्तों लेवल 4 की पोस्ट है, एक पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट वाली, ये क्या है, लेवल 4 की पोस्ट है। इसका मतलब है जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट होगा जो ये ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेगा, इसका मतलब है लेवल 4 का उसको CBT 2 देना पड़ेगा।
यहां उसने कितने दे दिए, इसके लिए भी अप्लाई कर रखा था, लेवल 3 वाली पोस्टों के लिए अप्लाई कर रखा था और लेवल 4 वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है। इसका मतलब है CBT 2 कितने देने पड़ रहे हैं, 3 देने पड़ रहे हैं। इसके बाद में मैं अगर लेवल 5 की बात करूं तो दोस्तों एक गुड्स गार्ड की पोस्ट है, वो कौन से लेवल में आती है, तो लेवल 5 में होगी। ये आपके पास में लेवल 5 में होगा, तो यहां पर सीनियर कलर कम टाइपिस्ट होगा, वो भी लेवल 5 की पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, ये भी लेवल 5 की है। यहां पर सीनियर टाइम कीपर है, ये भी लेवल 5 की है। तो दोस्तों देखो आपके सामने लेवल 5 की 1 2 3 4 और 5 पोस्ट हैं। इन 5 पोस्ट हैं ये लेवल 5 के अंदर आती हैं, तो इनका CBT जो 2 होगा वो पांचों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। तो लेवल 5 के लिए जो जिसने भी अप्लाई किया होगा उसका यहां पर CBT 2 होगा, वो अलग होगा इनसे। फिर इसके बाद में लेवल 6, तो लेवल 6 में आपके पास में ये 2 पोस्ट है, इनके लिए क्या है, लेवल 6 है। तो लेवल 6 के लिए आपके पास में CBT 2 है, वो अलग देना होगा। तो दोस्तों देखो आप देख सकते हैं यहां पर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होगा, यदि उसने 13 की 13 पोस्टों के लिए अप्लाई किया है तो उसको 1 2 3 4 और 5 CBT 2 देने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर 5 CBT 2 देने पड़ रहे हैं, तो यहां पर निराशा वाली बात नहीं है। आप सोचते हैं कि यार यहां पर यदि मेरा हो सकता है मैंने CBT 2 दिया होता लेवल 2 के लिए और वहां पर मैं लेवल 2 वाला मेरा पेपर खराब चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेवल 3 वाला CBT 2 नहीं दे सकते या लेवल 4 वाला नहीं दे सकते। आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ में दोबारा से लेवल 3 वाले के लिए आप एग्जाम देते हो सकता है वो पेपर आपका अच्छा चला जाए, हो सकता है लेवल 5 वाला चला जाए, हो सकता है लेवल 6 वाला चला जाए। तो आपको चांस मिल रहे हैं, यहां पर चांस कितने मिल रहे हैं देखो आपके सामने। यदि ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसको कितने चांस मिल रहे हैं, तो टोटल 5 चांस मिल रहे हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसके लिए कितने चांस मिल रहे हैं, तो 2 चांस मिल रहे हैं। तो यहां पर तो चांस मिल रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये जो CBT 2 दे लेगा, CBT 2 के बाद में क्या होना है, ये मन में क्वेश्चन आएगा। तो CBT 2 के बाद में दोस्तों ये CBT 2 जैसे ही फाइट कर देगा तो यहां पर आपके पास में CBT 2 लेवल 2 का जो होगा वो मान लो कि उसका कुछ कट ऑफ अलग है, लेवल 3 वाले का CBT 2 का कट ऑफ कुछ अलग है। तो मान लो किसी स्टूडेंट ने सभी के सभी जो CBT 2 थी उनकी कट ऑफ से ऊपर के मार्क्स लेके आया है, इसका मतलब है वो सभी पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी लेके आया है। कुछ पोस्टों के लिए क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। तो कुछ पोस्टों के लिए डायरेक्ट यहीं से आपके पास में मेरिट निकल के आएगी और कुछ पोस्टों के लिए अलग से एक आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उन कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट वाले के लिए मैं बताता हूं। इससे पहले अपन बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनमें CBT 2 पास करने के बाद में यहां पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों टाइपिंग के लिए और कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए लगभग 8 गुना स्टूडेंटों को पास किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहां पर आपको यहां पर नाम से ही आगे दिख रहा है कि कौन कौन सी पोस्टों में टाइपिंग का है। तो आपके लिए ये यहां पर ये बता देता हूं कि पहली जो 3 पोस्टें हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है, अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है, इन तीनों के लिए यदि CBT 2 पास कर लेता है या CBT 2 में अच्छा स्कोर कर लेता है तो उसका यहां पर टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। अब दोस्तों देखो यहां पर जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उस टाइम पे ये सवाल मन में आता है कि क्या यहां पर टाइपिंग मुझे अंग्रेजी में करनी है कि हिंदी में टाइपिंग करनी है। तो दोस्तों यहां पर आपको चॉइस दी गई है कि आप टाइपिंग है वो कौन सी चूज करते हैं, इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं या हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों इन पोस्टों के लिए यदि आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल है, टाइपिंग देते हैं मतलब CBT 2 पास कर लेते हैं, तो यहां पर आपको चॉइस मिलेगी इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग के लिए। तो दोस्तों इंग्लिश में जो आपको टाइप करना है वो 35 वर्ड पर मिनट टाइप करने हैं। कितनी स्पीड होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। और हिंदी वाला जो टाइपिंग कर रहा है उसके लिए एक स्पीड क्या होनी चाहिए, तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उसको टाइप करना है। यदि वो यहां पर भी पास कर लेता है पेपर तो फाइनल कट ऑफ निकलती है। और दोस्तों यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, नॉर्मलाइजेशन जो क्या चीज है। तो नॉर्मलाइजेशन आपका हर जो CBT 1 होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और CBT 2 में
में भी आपका नॉर्मलाइजेशन होकर आपको मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पर आपके टोटल जो होगा उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब हर लेवल में आपके नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में आपके पास में मार्क्स जो है वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपकी एक्यूरेसी रही है और कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, टॉपर के कितने मार्क्स हैं, तो बहुत से फैक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो ये 2 पोस्टें बच गई दोस्तों, क्या इनका टाइपिंग नहीं होगा या इनकी कोई और एग्जाम नहीं होगी? तो बिल्कुल दोस्तों, इनकी कोई और एग्जाम नहीं होगी। यहां पर आपके लिए सुनहरा मौका ये रहेगा कि सीधे सीधे आपकी टोटल फाइनल कट ऑफ निकल के आएगी। तो दोस्तों ये तो थी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करता हूं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्ट है, यदि अप्लाई किया है तो वही आपके पास में यही रूल्स रहेंगे कि क्या टाइपिंग होनी है, टाइपिंग में क्या स्पीड रहेगी। ये तो रहा इन 5 पोस्टों के लिए। इसके बाद में बात करते हैं आगे की जो पोस्ट है आपके पास में 6 से लेकर 13 तक, तो इनमें कौन कौन से में टाइपिंग देनी है। तो दोस्तों जिन्होंने यहां पर इन पोस्टों के लिए भी अप्लाई किया होगा, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उनके लिए यहां पर जो लेवल 4 वाली पोस्ट थी ट्रैफिक असिस्टेंट वाली, इनके लिए इसके लिए टाइपिंग नहीं होगा, लेकिन CBT 2 में 8 गुना लगभग पास करेंगे, वो करेंगे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा, मतलब ये एग्जाम आपको देना होगा। इसके बाद मैं बात करता हूं कि गुड्स गार्ड वाला है, लेवल 5 है। यहां पर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, वो लेवल 5 का है। तो लेवल 5 की जो ये पोस्ट थी, इनमें से कौन कौन सी में टाइपिंग देना है? तो दोस्तों देखो, यहां पर गुड्स गार्ड के लिए आपको टाइपिंग नहीं देनी, मतलब फाइनल कट ऑफ निकल के आएगी यहां से। इसके साथ में ही जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क था, यहां पर भी आपने देखा होगा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए टाइपिंग नहीं था, तो यहां पर इस पोस्ट के लिए भी टाइपिंग नहीं होगा। तो गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए है, टाइपिंग नहीं होगा, कट ऑफ निकल के आएगी यहां से। फिर इसके बाद में बात करता हूं सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है। देखो टाइपिस्ट यहां पर लिखा है, इसका मतलब है यहां पर टाइपिंग होने वाला है। और इसके लिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इसके लिए भी आपके पास टाइपिंग होगा। और सीनियर टाइम कीपर, इन तीनों पोस्टों के लिए क्या देना होगा? आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। यदि इंग्लिश में आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और यदि आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो उसी आधार पर आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना है। तो दोस्तों यहां पर ये बात रही टाइपिंग के लिए कौन कौन सी पोस्टें थी। इसके लिए देखो यहां पर अब आगे अपने पास में जो पोस्ट नंबर 12 है, इसके लिए यहां पर आपको कोई टाइपिंग नहीं देनी, कोई अलग से और कोई टेस्ट नहीं देना। इसका मतलब है यहां से भी कट ऑफ निकल के आएगी। इसके साथ में स्टेशन मास्टर, तो स्टेशन मास्टर के लिए भी आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। इसका मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट किस किस पोस्ट के लिए देना है? एक तो लेवल 4 की जो ट्रैफिक असिस्टेंट है और एक स्टेशन मास्टर है, इनके लिए अलग से आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है CBT 2 पास करने के बाद में। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, देखो प्रेफरेंस ऑर्डर की। बड़ा सवाल है कि मुझे कौन सी पोस्ट को चॉइस पहले देनी चाहिए। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, देखो यहां पर सबकी पसंदीदा जो पोस्ट होती है वो मेरे हिसाब से स्टेशन मास्टर होती है। कौन सी? स्टेशन मास्टर। सीधी सी बात है दोस्तों, सैलरी भी बहुत ज्यादा मिलती है, तो यहां पर पहली चॉइस देते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। और आपको भी मेरा सुझाव यही रहेगा कि पहली चॉइस जो देते हो वो किसको दे? स्टेशन मास्टर को दे। कौन किसको दे? स्टेशन मास्टर को दे। तो आपके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं दोस्तों, आपको पहली चॉइस किसको देनी है? स्टेशन मास्टर को। इसको आप पहली चॉइस दे रहे हैं, पहली चॉइस दे रहे हैं। इसके बाद में देखो दूसरी चॉइस किसको दोगे? तो दूसरी चॉइस दोस्तों यहां पर आप लोग गुड्स गार्ड को दे सकते हैं या फिर कमर्शियल अप्रेंटिस को दे सकते हैं। दोस्तों गुड्स गार्ड की नौकरी भी काफी अच्छी है और पसंदीदा नौकरी है विद्यार्थियों की, तो आप लोग यहां पर कमर्शियल अप्रेंटिस को दे, चाहे आप गुड्स गार्ड को दे। ज्यादातर मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप यहां पर दूसरी जो प्रेफरेंस दे दें वो इसको दे दें और तीसरी प्रेफरेंस इसको दे दें। इसके बाद में चौथी जो प्रेफरेंस देंगे आप वो किसको दे रहे हैं? ट्रैफिक असिस्टेंट को आप चौथी प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसका मतलब है पहली 4 आपने जो प्रेफरेंस दी वो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि आपके पोस्टों के अकॉर्डिंग आप इनमें चॉइस दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहता है कि आप पहली 4-5 प्रेफरेंस दे वो किनको दे। इसके बाद में जो मैं पसंदीदा बताना चाहूंगा कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूं मैं अभी तक। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट क्या करेंगे, उसमें बाद में ये देखते हैं कि यार इसमें टाइपिंग नहीं देना होता और इसकी सैलरी लेवल 5 है तो इसके बराबर ही है, क्यों ना मैं इसको चॉइस यहां पर
5वीं चॉइस दे दूं तो वो इसको 5वीं चॉइस दे देगा, फिर 6वीं 7वीं 8वीं यहां पर चॉइस दे देगा। इसके बाद में यहां पर लेवल 2 और लेवल 3 की सैलरी भी कम है, तो ये आप यहां पर क्या होगा कि वो प्रेफरेंस भी बाद में देगा। तो इनकी प्रेफरेंस देने के लिए आपने देखा कि यहां पर प्रेफरेंस दे देगा, वो इनके बाद में प्रेफरेंस देगा। पहले इसको कमर्शियल कम टिकट कलर को दे देगा, फिर इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहां पर चॉइस दे सकते हो। तो दोस्तों अब ये तो थी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट किस आधार पे चॉइस दे, तो दोस्तों सबसे पहली चॉइस देगा वो कमर्शियल कम टिकट कलर को, क्योंकि ये लेवल 3 की पोस्ट है, सैलरी अधिक है, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। दूसरी बात है कि इसमें आपके टाइपिंग भी नहीं देनी है आपको, तो कट ऑफ थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि पेपर का लेवल है वो लेवल 2 वाले से थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहां पर मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत ज्यादा करनी हो, लेकिन अपने को तो नौकरी तो चाहिए, और नौकरी अच्छी नौकरी चाहिए, तो अच्छी नौकरी के लिए आप पहली चॉइस जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे वो इसको देगा, और मेरा भी सुझाव यही रहेगा कि इसी को देनी चाहिए आपको। फिर दूसरी चॉइस आपके पास में है कि दूसरी चॉइस किसको दे, तो दोस्तों देखो ट्रेन क्लर्क है, वो उसका काम है कि ट्रेन में कार्यभार को संभालना, कागजी कार्रवाई करना। इस जूनियर टाइम कीपर है, जो टाइम कीपर है आप जानते हो, टाइम कीपर समयपाल जो अपन कहते हैं, अपन हिंदी में कहें तो समयपाल कहते हैं। तो यहां पर आप लोग चॉइस देते हैं, नंबर 2 चॉइस इसको देते हैं, नंबर 3 चॉइस इसको देते हैं, तो मैं तो सबसे बढ़िया मानूंगा कि इसी आधार पे आपको चॉइस देनी चाहिए। फिर चौथी और 5वीं जो चॉइस है वो आप दे सकते हैं, चौथी चॉइस इसको दे सकते हैं, तो 5वीं चॉइस आप इसको दे सकते हैं। आपका काम तो 5 चॉइसों में हो गया जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, और मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप इसी आधार पे चॉइस दें, और पोस्ट यहां पर आरआरबी जरूर देख ले, क्योंकि दोस्तों मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि यहां पर आप लोग एक आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी के भी लिए। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अजमेर है, मुंबई है, चंडीगढ़ है, कोलकाता है, बेंगलोर है, चेन्नई है, तो इस प्रकार से आपके आरआरबी है, उनमें से किसी एक आरआरबी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में पोस्टें सभी हो सकती हैं, वहां पर कुछ आरआरबी में कुछ पोस्टों में आपके पास में जो रिक्तियां हैं वो कम है, लेकिन उनके आधार पे आपको देखना है दोस्तों कि यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और कहां की कट ऑफ पीछे कहां कैसी गई है कैसी नहीं गई है, उस आधार पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों देखो जो सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं ऐसा जोन जैसे कोलकाता है, मुंबई है, इलाहाबाद है, अजमेर है, इनकी कट ऑफ हमेशा ही 70 के लगभग रही है, तो ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने नहीं बोले हैं जैसे भुवनेश्वर है, सिकंदराबाद है, बेंगलोर है, इनकी कट ऑफ थोड़ी इनके कंपैरिजन में नीचे लो रहती है। तो दोस्तों आपको ये देखना जरूर है कि किस प्रकार से कट ऑफ रही है और कितनी रिक्तियां दे रखी हैं, उनके आधार पे आप जोन आरआरबी चूज करें, और आरआरबी चूज करने के बाद में आपको यहां पर प्रेफरेंस जो मैंने बता दिया इस अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस दे सकते हैं अपनी पोस्टों को। तो ये तो बात रही अपनी पोस्टों की। अब बात करते हैं कि आपने कह तो दिया CBT 1 और CBT 2 होगा, इनका सिलेबस क्या क्या है और कौन कौन सा सिलेबस में क्या कितने पर्सन आने वाले हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले CBT 1 के सिलेबस की। सब पोस्टों के लिए कॉमन है पहला एग्जाम। तो यहां पर देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं मैथमेटिक्स की। मैथ में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो दोस्तों मैथ में 30% आने वाले हैं CBT 1 में। इसी प्रकार से रीजनिंग में आपके पास टोटल 30% आने वाले हैं। तो दोस्तों 30 और 30 कितने हो गए, 60। अब जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपके होंगे जनरल स्टडीज के, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। और यहां पर दोस्तों इसमें जनरल अवेयरनेस में है, आप कह सकते हैं कि जो सिलेबस में है वो जनरल साइंस है। जनरल साइंस के जनरली क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 20% आते हैं, लगभग 20% आते हैं। 10वीं तक की आपको विज्ञान पढ़नी है, यहां पर लगभग 20% आएंगे आपके। ध्यान रखें दोस्तों, में फोकस यहां पर रखना है आपको साइंस को, क्योंकि साइंस के कितने परसेंट आने वाले हैं, 20% आने वाले हैं। अब बचे हुए जो 20% हैं इन 40 में से वो आएंगे आपके पास में इंडिया जीके के, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, वहां से। और उन्हीं में आपके
करंट जीके के भी पर्सन शामिल हैं, तो 8 से 10 पर्सन करंट जीके के भी आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर करंट का भी वेटेज है। बाद में आप लोग देख सकते हैं कि ज्योग्राफी का वेटेज इनमें हिस्ट्री और अपन कहे पॉलिटिकल से थोड़ा सा अधिक रहता है। तो दोस्तों तैयारी करते टाइम पे इन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि आपके पास जनरल साइंस, रीजनिंग और मैथ पे बड़ा फोकस रखना है। तो दोस्तों देखो कितने क्वेश्चन हो गए, तो यहां पर टोटल पर्सन हो गए कितने, 100 क्वेश्चन हो गए। अब 100 क्वेश्चनों के लिए टाइम कितना दिया जा रहा है, तो दोस्तों 100 क्वेश्चनों के लिए रेलवे आपको टाइम दे रहा है 90 मिनट का। इसका मतलब कितना, 1.5 घंटा टाइम मिलने वाला है और 1.5 घंटे में आपको इन 90 प्रश्नों को करना है। तो दोस्तों एक बड़ी चीज यहां से ये निकल के आती है कि आपके पास में 1 मिनट से कम है एक क्वेश्चन के लिए, और 1 मिनट से कम है तो आपको यहां पर थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलना है। तो दोस्तों टाइम मैनेज करके चलने के लिए आप लोगों को पहले से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी इस प्रकार से कि मुझे कौन से क्वेश्चन है जिन पे कितना टाइम देना है, तो कौन से क्वेश्चनों को मुझे पहली दौर में या पहले राउंड में स्किप करना है। क्योंकि आप लोगों को दोस्तों ये भी बता देता हूं, यहां पर आपके पास में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप लोग तुक्का मारने की तो सोचे भी नहीं दोस्तों, यहां पर आप लोगों को 90 मिनट में 100% करने हैं। और मैं यहां पर आपको यही सुझाव देता हूं कि आप टाइम मैनेज करके चलें, स्ट्रेटेजी बनाएं और पूरे के पूरे 100 क्वेश्चनों तक पहुंचे, तब जाके आपका सिलेक्शन यहां पर हो पाएगा, मतलब आप CBT 1 पास कर पाएंगे। तो CBT 1 का आपके सामने ये सिलेबस की मैंने थोड़ी सी चर्चा की है। अब बात करते हैं दोस्तों CBT 2 की। तो CBT 2 में क्या आपके पास में सिलेबस, जैसे आप लोग यदि विज्ञप्ति पढ़ेंगे वहां पे आपको लगेगा कि रीजनिंग, मैथ और जनरल स्टडीज के जो टॉपिक आपको CBT 1 में दे रखे हैं वो ही लगभग CBT 2 में दे रखे हैं। तो 2 एग्जाम लेने की जरूरत कहां पड़ रही है, तो दोस्तों बात आती है क्वेश्चनों के लेवल की। क्योंकि आपको पता है लेवल 2 वाली जो पोस्टें थी उनके लिए CBT 2 होगा वो अलग होगा, लेवल 3 वाली पोस्टों के लिए अलग होगा, लेवल 4 वाली पोस्टों के लिए अलग होगा और लेवल 5 वाली और 6 वाली के लिए अलग अलग होगा। तो वहां पर क्वेश्चनों का लेवल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और थोड़ा सा यहां पर टाइम में भी आपके पास में जो 90 मिनट जो मिल रहे थे उनमें आपको 100% करने थे। अब की बार CBT 2 में आपको क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी दोस्तों बढ़ा दी है, तो आपको टाइम मैनेज करके ही चलना है। CBT 2 में तो आपके लिए और भी थोड़ी सी कठिनाई आ गई कि आपको लगभग आधा मिनट ही मिल रहा है क्वेश्चन के लिए। तो बड़ी बात यहां से निकल के आती है, देखो दोस्तों क्या रहेगा वहां पर CBT 2 में, तो CBT 2 में आपके पास में पेपर तो इन्हीं का होने वाला है। पेपर तो आपके पास में यहां पर मैथ, रीजनिंग और जनरल स्टडीज का होने वाला है CBT 2 में। और CBT 2 में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के 35, रीजनिंग के 35 और जनरल स्टडीज के 50%। तो दोस्तों यहां पर बस चेंज हुए हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके यहां पर 120% हो गए, 35 35 70 और 50 120, लेकिन टाइम वही रखा है, कितना, वही 1.5 घंटा। तो दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई है, साथ के साथ जो लेवल होगा वो थोड़ा सा आपके क्वेश्चनों का अधिक आ जाएगा। और यहां पर क्वेश्चनों की संख्या में देखो कैसे वृद्धि की है, मैथ में 5% बढ़ाए हैं, रीजनिंग में 5% बढ़ाए हैं और इनमें यहां पर 10% बढ़ाए हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर भी टाइम मैनेज करके चलना है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर एग्जाम देते टाइम पे। और जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम ऑनलाइन दे रहे हैं उनको प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत है, क्योंकि किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को स्किप करना होता है तो किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो दोस्तों आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए फॉर्म अप्लाई करना है। इन छोटी छोटी बातों से ही आपका भविष्य संवरेगा, तो आप लोगों को इन बातों का ध्यान रख के फॉर्म अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं आगे भी आपको इसी तरीके के वीडियो आपके सामने बनाता रहूंगा, जिससे आप लोगों को जितनी भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम दे रहे हैं उनमें फॉर्म अप्लाई करने के साथ में आप एग्जाम देने तक आपको कुछ मदद मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अरविंद।